Hello, good morning, my dear student. This is me, Rayadich sir, and I'm going to teach you mathematics. So please come to the points, and I'm going to start two linear equations. Last time I'm going to complete it first video in which I'm telling about the what is the linear equations and how it is to be prepared and to draw in the graph. And the second video is I'm going to start where I'm mentioning about the next step what I see. Now pay attention to what the book please. देखिए मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुका था। चूंकि मैं उसको पहले पढ़ा चुका था YouTube चैनल को छोड़ करके, मैं उनको जो पढ़ावेश स्टडी कराई थी वो मैंने कराई थी आपके माध्यम से, वो था आपका कॉपी पर लिख करके। तो वो मैंने लगा कि भाई मुझको कंप्लीट करना है, तैयार करना है। इसमें मैं क्या करूँगा, दोनों चीज़ लूँगा। सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट भी करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं फास्ट करके कंप्लीट करूँगा। ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं राइज करूँगा। कुछ क्वेश्चन को या एक्सरसाइज को लेकर ज़्यादा नहीं चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन को लेकर के अपने कुछ क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई टॉपिक है, मैंने पहले इसमें क्या बताया था, मैंने आपको बताया था a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। यहाँ पे ये क्या लाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। दो चीजें होती हैं, नंबर आपको पहले मैं बता चुका हूँ। एक होता है चर, दूसरा होता है अचर। लेकिन आप एक काम करें, पहले आप लिख लें अचर, आ माने नहीं, जो चर नहीं है उसे क्या लाता है अचर, दूसरा क्या लाता है चर। सबसे पहले मैं चर को समझेंगे तब अचर को समझ में आ जाएगा। चर माने बेमान, जिनका मान अज्ञात होता है, जिनका मान पता नहीं होता, जिन्हें हमें ज्ञात नहीं होता, वो हमारे चर कहलाते हैं। इन्हें हम अंग्रेजी के औसतन अल्फाबेट लेटर एक्स, सबसे ज्यादा आपका मेन यूज होता है एक्स, वाई और जेड। मतलब अचर शब्द को पीछे वाले अल्फाबेट आपको पता है अंग्रेजी में ए से लेकर के जेड तक होते हैं। दीज आर द 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट. All of them are know it very well that I am also an English teacher, English and mathematics teacher. All of them also know that I am belong to the Navodaya. I am Navodaya return. I am studying class from 6 to 12 in Navodaya, and I am going to complete it our BSc from graduation college in Rajki Mahavidyalaya, government degree college. Okay, so please pay attention. And I am also completed in the part time 1998, that is DISM, Diploma in System Management in Computer. So all of them are true, and I am going to starting from study from till that 1998 and going to carry it till about the 2020. Okay, now तो मैंने बताया कि अंग्रेजी के लेटर होते हैं A, B, C। इसके बाद ये चलते हैं एक्स वाई जेड। तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, इनको हमने चर हाईलाइट किया, इनको हमने कह दिया अचर। अचर क्या कहलाता है, चर माने वे संख्याएं जिनका मान स्थायी नहीं होता है। मैंने अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है आपसे मैं सिर के बाल कितने, आपको नहीं पता है कौन, आपको ये एक्स, वो बोले भैया एक्स की वैल्यू बताइए, कहना सर आप नहीं, आई डोंट नो एक्स वैल्यू। आपने कहा कितने तारे हैं, गिनती नहीं है, अनकाउंटेबल, दैट यू आर द सेम अबाउट द एक्स। इस जहां में कितने पेड़ हैं, एक्स। कितने पर्वत पहाड़ हैं, एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की सर काउंटिंग करनी पड़ेगी। आपने आंसर दे दिया, लेकिन अब उसकी काउंटिंग करना हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स में आएंगे, तो मैंने आपसे बात की, हमारा जो वैल्यू कहला रही एक्स वाई और जेड, फिर क्या होगा बारी से देखिए, एक्स वाई जेड, ये तीन हमारे कहलाते हैं चर। चर माने वह संख्याएं जिनका मान निश्चित नहीं होता, जैसा क्वेश्चन होता वैसा मान आ जाता है। अगर मैं कह दूंगा 4x + 3 इज इक्वल टू 5, आइए बात करते हैं। 4x 3 को यहाँ ले जाएंगे, 5 - 3, 4 के बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, डिवीजन, यहाँ पे जाएगा 2 / 4 1/2। क्या वैल्यू आ गई आपकी x की बात। अब हम क्या कहते हैं 2x बराबर 10, तब क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 10/2, कट जाएगा 5। हम कहते हैं 3x बराबर 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3, 3/2। तो यहाँ 2 आई, यहाँ 5 आई, यहाँ 1। मतलब आपको पता है कि x की वैल्यू कोई भी स्थायी नहीं है। हर क्वेश्चन में देखेंगे, हर क्वेश्चन में x की वैल्यू स्थायी नहीं है। x की वैल्यू हमेशा अलग अलग आती है हर सवाल के अनुसार। ये बात आप जान लें, वही मैं बात कर रहा हूँ एक्स वाई जेड की, जो मैं बात करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं बता दूं कि एक्स वाई जेड हमारे चर कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल्स एंड अनवेरिएबल्स। अचर मींस होता है आ माने नहीं, चर माने हमारे अज्ञात संख्या, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अज्ञात संख्या, जिस संख्या ज्ञात नहीं होती है अज्ञात मान के चलते। तो जो अज्ञात नहीं है मतलब जो ज्ञात है, जो ज्ञात है, इसलिए इन्हें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में
बल्कि स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। इनको आपको पता है दीज आर कॉल्ड द कैपिटल लेटर्स, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस वन इज कॉल्ड द स्मॉल लेटर और द राइटिंग लेटर। दीज आर द थ्री टाइप ऑफ द लेटर्स। सबसे फर्स्ट कैपिटल लेटर, सेकेंड प्रिंटेड लेटर। प्रिंटिंग में आपको पता होगा तीन प्रकार के ये मिलते हैं, ए और ए। ये कैपिटल है, ये आपका राइटिंग है, ये प्रिंटिंग। बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मुझे पढ़ाया गया था कि चार प्रकार की अंग्रेजी थी। नंबर 1 पहली प्रकार की, दूसरी प्रकार की, तीसरी प्रकार की, चौथी। मैंने पढ़ा बचपन में कि चौथे प्रकार की अंग्रेजी कहलाती है, जो कहलाती है स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स और प्रिंटेड लेटर, कैपिटल लेटर लेकर के हमारी राइटिंग बनती है, और आपकी प्रिंटेड लेटर और कैपिटल लेटर लेकर के आपकी प्रिंटिंग है। आइए टॉपिक मैं जैसे बता चुका हूँ, तो जब भी मैं समीकरण की कोई भी बात करता हूँ तो इस बात को आपको समझना होगा। समझने वाली बात क्या है कि वहां पे A1 A2 A3 ABC जब भी आपका प्रयोग होता है तो यह कोई भी चर राशि नहीं है, बल्कि ये क्या है, संख्या। अब आप सोचिए कि पहला क्यों, क्योंकि ऐसे दो चर वाले एक समीकरण माने वह मान जब x अक्ष का, मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में, चूंकि लंबा टाइम हो चुका तो मैं चाहता हूं दोहराव करा दूं। वो दोहराव कराने के लिए आवश्यकता है कि मैं आपको बता सकूं। आइए टॉपिक में, तो मैंने आपको क्या बताया कि A1 B1 C1, तो मैंने बताया कि आपके दो चर माने होगा यहाँ पे x, दूसरा क्या है भाई, मैं पहले बता चुका। दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगर आप इसकी बात करते हैं, मान लो 6-7 में आपने पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे युगपत समीकरण। अब आप कहेंगे सर युगपत समीकरण और रैखिक समीकरण में अंतर क्या है? युगपत समीकरण ही रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण ही युगपत समीकरण, लेकिन अंतर एक चीज है कि युगपत को केवल हल करने वाले से हम लोग डिसाइड करते हैं, और रैखिक समीकरण को क्या है, रेखा में, समीकरण को रेखा में तब्दील करके जब उसकी स्टडी करते हैं तो वह कहलाता है हमारा रैखिक समीकरण। और जब केवल समीकरण को दिया, जैसे मैंने कह दिया ax का मान लो 2x + 3y, सेट करना है तो x का मान 2 मान लो, y का मान 3 मान लो, ऐसा आएगा 2 दूनी 4, 3 3 का 9 और 4 13। ax + 2y बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6 2 8। ये दो समीकरण हमने बना दिए। दोनों समीकरण ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं युगपत समीकरण। लेकिन जब हम इस समीकरण को रेखा में तब्दील करके, रेखा में बदल करके जब उसकी स्टडी करते हैं, फिर समझ में, पानी होता है, पानी को जमा देते बर्फ है, पानी का नाम बदल गया, बर्फ है पानी। और पानी को जब आपने गैस पे चढ़ा दिया तो भाप बन के उड़ता, तो कहते हैं। तो पानी के अपर रूप 3 हैं, 2 रूप हैं, एक भाप है और दूसरा बर्फ है, लेकिन है एक्चुअल वो पानी ही, मतलब रूम टेम्परेचर में, स्थायी अवस्था में सब जगह वो पानी के रूप में ही पाया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम जब इनको रेखा में बदल करके, जो मैंने कह दिया जो है 2x + 3y बराबर 30, ये क्या है, x + 2y = 8। ये दो समीकरण हमारे हैं, और जहां पे वो प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम कहते हैं उस समीकरण का हल, या फिर कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, अद्वितीय हल भी कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हमने संयुगपत समीकरण को रेखा में बदल करके जब हम इसकी स्टडी करने आए, तब हमने इसको कहा रैखिक समीकरण। रेखा में बदल करने का स्टडी करने को कहा रैखिक समीकरण, था वो युगपत ही समीकरण। और हम जब आ गए कि अब इसको हल करिए, तो x का मान बराबर कर दिया, y का मान बराबर करके विलोपन विधि से हल कर दिया, एक का मान लिया दूसरे में रख दिया, प्रतिस्थापन विधि हो गई, और बचगुणन होगा, x के मान को लिख करके y के मान को यहाँ लिख दिया, y के मान को लिख कर गुणा करके बराबर 1 में करके कर दिया, वो कहलाया हमारा कौन सा, बचगुणन। तो माय डियर स्टूडेंट, दोनों चीज एक ही है, बस केवल काम करने के तरीके को अलग अलग कहते हैं, जैसा मैं बता चुका हूं। ठीक, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट। तो जब आपके सवाल को हल करने के लिए आपने देखा होगा कि मैंने अभी इसके पहले एक चीज बताई थी, इसको आप जानते हैं, ax² + bx + c = देखिए समीकरण कितने हैं, मात्र एक समीकरण, इसको कहते हैं हम लोग वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, दोनों नाम से इसको पुकारते हैं। ये समीकरण मात्र एक दिया जाता है, इसी दिए गए समीकरण के आधार पर हम लोग सवाल को हल कर सकते हैं। इसकी एक टेंडेंसी है, क्योंकि इस दोनों में चर एक ही होता है, यहाँ दो घात है, यहाँ सिंगल है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट इसमें चर x अलग है और y अलग है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे थे, 2 3 को बैलेंस करके, तो दोनों में चर अलग अलग थे। तो ऐसी स्थिति में सवाल आप हल कब तक नहीं कर सकते, जब तक आपको एक समीकरण और ना प्राप्त हो।
इसको कहेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2। यहाँ इनकी वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे दोनों की वैल्यू अलग होगी यहाँ की, लेकिन x का जो मान होगा वो दोनों में एक ही होता है। आपका सवाल जब बोर्ड में सेट करके दिया जाता है तो वो सवाल सेट करके कुछ ऐसे दिया जाता है कि दोनों की x की वैल्यू, दोनों की y की वैल्यू आपकी एक सी ही रहे, बस केवल उनकी जो कॉफिशिएंट है, मतलब जो गुणांक है या गुणज है, वह आपके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहला समीकरण कहते हैं, इसलिए इसको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के नाम से पुकार दें, जैसा मैंने आपको बताया। आइए अब आगे के टॉपिक पे चलते हैं। आइए बेटा, जो मैं बात करना चाहता हूँ टॉपिक पे, एक समीकरण लेता हूँ 2x धन 3y बराबर में, सेट करने के लिए यहाँ मान छोड़ना पड़ता है। यहाँ आप आगे ये सच्चा सेट कर सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं 5x प्लस 7y बराबर। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू 1 को 2 लूँगा, x की 1 ले ली, y की 2, फिर सेट करेंगे 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2, समझ में आता है। इसको सवाल सेट, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मान किसी भी समय में सवाल का हल नहीं आएगा, तो सवाल इस तरह से बनते हैं। बात मैं आपको फिर बता दूँ, 1 दूनी 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 1 पंचे 5 और 7 दूनी 14, 14 5 19, फिर देख लीजिए 7 दूनी 14 5 19, ये दो समीकरण बनके तैयार। इनको रैखिक समीकरण से कैसे हल करते मैं लास्ट टॉपिक बताऊंगा, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूँ। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि किसी भी समीकरण को हल करने के लिए आपको दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता है एक बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं, लेकिन मात्र दो बिंदु पर मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो एक रेखा खींचने के लिए आपको दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मैं पहले बताया। अब टॉपिक क्या है, अपन पहला वाला समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 को उठाएंगे 2x धन 3y बराबर। आपको इस बात का ध्यान देना है, x और y के आगे आए गुणज पे आपको नजर करनी है। x का गुणज 2 है, y का गुणज 3 है। इन दोनों में से जो गुणज सबसे ज्यादा सरल हो, जिसका भाग देना सबसे ज्यादा सरल हो, उसको उसी पद में रखिए और दूसरे को दूसरे पद में पहुंचा दीजिए। आइए, 2 का भाग आसान होता है, 3 का कठिन होता है, क्योंकि 3 का भाग देने पर दशमलव में चला जाता, फिर वो मजबूरी है कि फिर उसको मैं एडजस्ट, तो मैं 2 को यहीं पर रखूंगा और 3 को मैं साइड पहुंचा दूंगा, जैसे मैं आपको अभी हम बता दूंगा। पहुंचाने पर हुआ क्या में आ जाएगा, माइनस में जाएगा पहला। s के आगे काय का मान है, 2 का मान है, कोई बड़ी बात नहीं, x बराबर 8 माइनस 3y बटे 2, ये बन के तैयार हो गया। इस मान में अगर y का मान रखेंगे तो x का मान स्वतः ही निकल आएगा। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप होता है आपको एक चार्ट बनाना जिसमें x और y के मान को प्रदर्शित किया जाए। इस तरह से बनाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, बेहतर होता है कि आप किसी भी समीकरण के लिए 3 मान निकालें, 2 मान रेखा खींचने के लिए, 1 मान चेक करने के लिए कि रेखा खींची वो सही खींची या गलत खींची। लेकिन उसके लिए भी एक काम कर सकते, वो ट्रिक क्या है मैं अभी हाल थोड़ी देर में, तीसरा मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कब निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, वो मैं अभी हाल थोड़ी देर में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप ध्यान रखें, ठीक। हम टॉपिक पे आएंगे कि हमें कुछ मान ऐसा लेना है, इसमें ऐसा मान y का रखना है, x का लिख लेगा, x का रखेंगे तो y का लिख लेगा, ऐसा नहीं, इसमें y का मतलब x का मान कब आएगा, y के मान से x का मान प्राप्त, y के में जो वैल्यू हम रखेंगे 1 2 3 x का, तो पहले मौखिक हिसाब रखेंगे। पहले मान में रखूंगा 1 मान रखा, 3 एकम 3, 8 में से 3 का कितना बचा 5, 5 में 2 का भाग देंगे आएगा हमारा 2.5, मजा नहीं आया। दूसरा मान रखेंगे 1 में y का मान रखेंगे 2 का गुणा किया 2 किया 6, 8 में से 6 गया कितना बचा 2 से 2 कट गया कितना बचा 1। हाँ, यही तो मुझे चाहिए, मुझे ऐसा मान खोजना है जिस मान को रखने के पश्चात किसी भी स्थिति मान को रखने के पश्चात पूरा विभाजित हो जाए। यह मान धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, इस बात को बता। अब आप लिखेंगे, आपने क्या सोचा y का मान, अब क्या लिखेंगे y बराबर 2 का मान। अब इसको अगर आपने 1 2 समीकरण को कहा था तो इसको प्लीज 3 समीकरण कीजिए। समीकरण 3 है, समीकरण 3 में रखने बाकायदा आप लिखेंगे, जिसमें रखना है उसको उतार लेंगे कॉपी। x बराबर 8 माइनस 3y
अपॉन 2 मान हमने रखा, एक ठीक था, -3 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू कितनी थी 2 थी, बटे 2 यहाँ 8 हो गया, कोई समस्या, 3 दूना 6 हो गया, बटे 2 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, 2 बटे 2 कट गया, 1 बचा, मान हमारा 1 आ गया, का मान आ गया, सॉरी यहाँ पे x का मान। तो y का मान हमने कितना रखा, y का मान रखा 2, x का मान कितना आ गया हमारा 1। अब आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि सर आप मुझे बताइए कि आपने अपनी इच्छा से मान कैसे रख दिया। क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सर फिर अपनी इच्छा से मान रख दिया तो गलत तो नहीं हो रहा? नहीं, आपने एक तो रखा है, लेकिन उसने आपको कितना रिवर्ट करके दिया, वो मान दिया उसने 2। आप अपनी इच्छा से कुछ भी रखेंगे, लेकिन वह अपने अंदर लेकर के मान को, लेकिन जो आपको वापसी देगा, इसलिए वह अपने आप में तर्कसंगत है। जो रेखा गुजरेगी, आप सोचिए हमारा ग्राफ पे रेखा जुड़ी अनंत तक जा रही है, कहां पे जा रही है? इसमें कितने मान होंगे? इसमें अनंत बिंदु होंगे जो x और y को निरूपित करेंगे। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये चतुर्थांश तो मैं पहले बता चुका हूँ, कोई मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, उन बिंदुओं में इस बिंदु का भी जोड़ा होगा x, 1, इसलिए आपको कभी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। अब आ जाएंगे, इसको हमने हटा दिया, हटाने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर हमें एक बहुत अच्छी चीज प्राप्त होगी, और वह क्या होगी कि अब हम सोचेंगे कि किसका मान रखा जाए। मान रखेंगे अगला 0, मान लो 0 का मान रख देंगे, 0 का रखने से क्या होगा 3 0 0 8 में 8 2 तो 0 को मान दिया, ठीक है। y बराबर 0 रखना का मान भी लिख सकते हैं, का मान समीकरण इसमें 3 में रखना, जिसमें रखना है उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। x बराबर 8 - 3y अपॉन 2, 8 जो का तो रहेगा -3 0 रख दिया, बटे 2, 8 बटे 2 बराबर 4। x का मान जो था, x का मान क्या आ गया 4 आ गया, तो 0 मान हमने रखा, वैल्यू हमारी 4। सॉरी याद रखिए किसका मान रखा आपने y का मान 0 रखा, y का मान 0 रखा तो x का 4 रखा। अगर x को अंदर ले लेते, तो x को अगर अंदर लेके जाते तो x का मान रखा जाता तो y का निकलता। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको परेशानी नहीं है, कहीं भी इसी का मान रखो, बस केवल ये ध्यान रखें कि यहाँ पे y का 3 रखा था, 0 रखा था, तो x का 4 रखा था, y का 0 रखा तो x का 4। अब इस चीज में लिखने में आपको कोई टेंशन नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान में कॉपी कर रहे हैं तब आपको। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं बता रहा था कि दूसरा समीकरण 5x + 7y = 9। अब इसको मैंने क्या कहा कि 5 और 7 में किसका मान बहुत आसान होगा भाग देना, तो आप कहेंगे सर 5 का मान बहुत आसान है, तो आपको क्या करें 5 को ही छोड़ दो, 7 को साइड में लाएं तो क्या जाएगा 19 - 6, ठीक। 5 के बाद गुणांक है तो दिया जाएगा x बराबर 19 - 7y बटे 5, ठीक है। जैसे आपने देखा बड़ी आसानी से हमारा आ चुका है। अब हमें कैसे करना है, अब इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ये दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे x और दूसरा क्या आएगा y, x की वैल्यू रखेंगे 2 मान, y के दूसरे मान बनाएंगे। इसके लिए आपको पता ये मान हमारा आ जाएगा चौथा वाला, आपको ज्ञात, जैसे मैं पहले बता चुका। अब मैं एक मान रखता हूँ, यहाँ पे पुटअप रखता हूँ 1 का मान, 7 × 7 19 में से 7 गया कितना बचेगा, पहले तो 0 रखेंगे, 0 का मान तो 19/5 भाग देंगे, नहीं 1 रखेंगे, 7 × 7 19 में 7 गया 12, 5 का भाग नहीं गया, 3 रखेंगे तो 7 दिया 21, 19 में 3 गया 3 नहीं आया, 4 रखेंगे 7 × 28, 28 में से 19, इस तरह आपको खोजना पड़ेगा, इस बात को जान लीजिए, इस तरह आपको खोजना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर -1 रखते हैं, गुणे रखते हैं, आप दशमलव नहीं बोल सकता, बटे भी नहीं कर सकता, लेकिन आसान है आपको मान व्यवस्थित करना। यहाँ पे 1 रखें, मानते गड़बड़े नहीं आती, मैं पहले बता चुका। तो 7 के 7 रखते हैं, तो 19 में से जो हमारा 7 जाएगा वो कितना बचेगा, 19 में माइनस रखते हैं, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 और 7 25 55 आ गया माइनस। तो आप क्या लिखेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, y बराबर 1 - 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर
हमने एडजस्ट कर लिया, जिसमें रखना है उसको रख लेंगे। x बराबर 19 माइनस 7/5 बराबर 19 माइनस 7 गुणे माइनस 1/5। 19 माइनस 7 एकम 7 तो प्लस 7 कहलाएगा, बटे 5 कहलाएगा। 19 7 25, 25 बटे 5 5 25, x बराबर हमारा 5। x का y का मान हमने 1 रखा माइनस, x का मान कितना है 5। ठीक, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्या करते हैं। अब हम रखेंगे -2 का मान, प्लस माइनस दोनों साइड जा सकते हैं। -2 रखेंगे 7 नहीं 14 और 9 4 13, ठीक है नहीं है तो बहुत 0, क्योंकि 5 से भाग देना है तो 5 के बाद उन संख्या में जाना जाता है जिस संख्या में 0 5 आता है उसमें भाग जाओ। आइए 3 रखते हैं, 7 की है 30, 9 1 10, ठीक। शून्य आगे बाद वेरी सिंपल, y बराबर -3 का मान समीकरण चौथा है 5, चौथे में रख दें, जिसमें रखना उसको उठा लो। s बराबर 19 माइनस 7/5, 19 माइनस 7 गुणे कितना है आपका नोटिस कर लीजिए, -3/5, 19 प्लस 7 या 21/5, 9 1 10 का 0, 2 1 2 4, 40/5, 5 8 40, x बराबर 8। y का मान कितना हो गया -3, तो कितना हो गया 8। यही आपको ग्राफ बताने जो मैं आपको बता चुका, नोट करो। माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको बताया था कि हम एक मान निकालते हैं, 2 मान आते हैं, मान कैसे निकालते हैं, इसको आपको ग्राफ पे करना है। ग्राफ आपके पास होगा, पहला समीकरण रखेंगे 2x धन 3y बराबर 8, क्योंकि कभी बार स्टूडेंट की गलती क्या हो जाती है, इसको रफ पे करना है और करके आपको देखना है ताकि आपकी गलती से आप बिल्कुल बचे रहें और आपकी गलती नहीं पूरे सवाल में अंक पूरे मिले। इसको मैं क्या करूँगा, गोपनीय तरीके से विलोपन विधि से, इस विधि में बोल रहा हूँ क्योंकि गोपनीय है ना, गोपनीय तरीके से विलोपन विधि से हम इसको हल करें। इसमें देखेंगे यहाँ 2x रखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 का, यहाँ पे किसका, इस 5 की वैल्यू का यहाँ पे गुना, इसका इसमें 5 दूनी 10x प्लस 5 या 15, चूंकि आपको फास्ट करना है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 15, 5 10, ठीक। 2 5 दूनी 10x प्लस 7 दूनी 14y बराबर 19 दूनी 38, 9 दूनी 28 क्या 3 दूनी 6, ठीक। आराम से आप करेंगे माइनस, चूंकि आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। अगर एक से चिन्ह है तो चिन्ह बदलना पड़ता तो घटाने पर आता हो, एक से अलग अलग चिन्ह है जोड़ने पर। यहाँ कर देंगे तो 14 का कितना बचा, तो y 38 में से 40 में से 38 जाएगा, बचा कितने 2, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई, जैसे मैंने बताया। अब हमारी बात आती है कि y की वैल्यू हमारी 2 आ गई, हमें पता चलेगा और वो अब y की वैल्यू ठीक है, तो वो जो सब लिखेंगे 2x, चूंकि हमें अगर पे कर रहा है तो कोई जरूरत नहीं है हम ज़्यादा फास्ट करने, y की वैल्यू 2 रखेंगे, 2x धन 3 गुणे 2 बराबर 8, 2x धन 3 2 5 बराबर 8, 2x उस साइड ले जाएंगे 8 माइनस 5, 2x बराबर 3 सॉरी 6, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 2 बचेगा, x बराबर 2/2 बराबर 1। मतलब आपने दोनों वैल्यू निकाली x की और y, 1 और 2। आइए अब आपको ज्ञात हो चुका है कि x, अब आप कहेंगे सर आपने किया क्यों, आपने तो पहले बता रहा था, नहीं बेटा वो हमने आपको बता रखा था सवाल बनाने के लिए, लेकिन हमने जो क्वेश्चन आपको किया आपको बताने के लिए कि आप सवाल कैसे निकालें। मैंने क्या किया, 2 वैल्यू तो मैंने निकाली यहाँ, और तीसरी वैल्यू हमने ये पता कर ली कि जब दोनों रेखाएं गुजरेंगी तो कहाँ से गुजरेंगी, अभी मैं बताने वाला हूँ, आप समझ लीजिए। रास्ता आपने क्रॉस कर दिया, जो मैं बोर्ड पेपर के लिए मैंने बात की है कि बोर्ड पेपर में कैसे करते हैं। अब हमारा काम आता है अगला नेक्स्ट, ग्राफ पर अंकित करना। ये ग्राफ है, ग्राफ कैसे होता है मैंने आपको एक बार बता रखा था। यहाँ पे अंकित करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अंकित करने के पहले आप एक बार इनको मान को देखिए, 1 2, x का मान है 8 पहुंचा है x का मान, इसको कहते हैं रेंज। रेंज मान होता है परिसर, कितना परिसर। y का मान पहुंचा है आपका मैक्सिमम पहुंचा है 3, तो 8 x में आपको 8 चाहिए।
अगर 8 नहीं मिलेगा तो आप 2 लेके चलेंगे, इस बात को आप मान के चलेंगे। अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल पा रहा है 2 2 3 4 5 मतलब, तो हम यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, 0 4 6 8, ये आपके पास एक एक है तो एक एक भी ले सकते हैं। मैं आपको एक नए तरीके से बता रहा हूँ, 1 2 3 4। बेहतर होता है कि अगर आपको इसको 2 लिया तो आप यहाँ भी 2 लो, ताकि आपको कोई कमी नहीं। तो बेहतर तरीका क्या है, मैंने आपको बता रखा है, ये सबसे अच्छा है कि आपके पास अगर ग्राफ मिलता है, ग्राफ की अपने पास रेंज है, तो सबसे बेहतर तरीका है आप एक एक मानिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी आ जाएगा आपका। नहीं आ पाया, y की वैल्यू छोटी है, 1 2 3 4 और -1 -2 -3 और -4। इसको कहेंगे y डैश, इसको y, इसको x, इसको x। अगर आपके पास नहीं है तो 2 4 6 8 में आप मान सकते हैं। आपको मानने का तरीका होगा 1 2 5 10 20 50 100। जो नोट्स होते हैं, रुपया जिस हिसाब से आते उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कैसे बनता है x। अब आपको क्या बताएं, आपको सबसे पहले इस बात को याद रखना है कि आपके समीकरण का हल क्या है। x का मान 1, y का मान 2। कोई भी रेखा खींचेगी, वो रेखा इस बिंदु से प्रतिच्छेद करते हुए गुजरेगी। जे मुझे पहले ही चुपचाप गोपनीय तरीके से इतना बड़ा नहीं, आपको डॉट अंकित करना है ऐसा, इस बिंदु से गुजरना है। मतलब अगर आपका लग रहा कि आपने फिट रखा, सपोज दैट मेरा फिट है, आपने फिट रखा, फिट ऐसा जा रहा था, इसका मतलब हमारा सवाल गलत होगा। मुझे फिट ऐसे एडजस्ट करना है कि इसके ऊपर से गुजरे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो आपने क्या किया कि आपको इसको अंकित करना, मतलब मेरा जो था क्वेश्चन को इस तरह से आप कर सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा था, तो बिंदु आपको देखा डॉट। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको लगा कि मेरा बिंदु एक यहाँ पे आया, जो मैंने रखा एक बिंदु यहाँ पे आया, सपोज दैट एक बिंदु हमारा यहाँ पे आया, आपने रख के देखा कि फिर से रखेंगे, तो फिर से हमने क्या देखा, यार मेरा बिंदु गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों बिंदु को मैंने फिर लगा देखिए, आप देख रहे होंगे। इस बिंदु की रेखा जो निकालनी थी वो यहाँ से निकालनी थी, मेरा सवाल गलत हो गया, तो फिर आप उसको चेक कर सकते हो। आपको क्या करना, कोई भी बिंदु रहेगा तो वो बिंदु की रेखा ऐसे, तो फिर मुझे लगेगा इस बिंदु को चाहे मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा या फिर मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में दोनों बिंदुओं की रेखा एक ही बिंदु, जो हमने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रख के निकाल रखा था, प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे रखे थे, हल से ही गुजरेगी, क्योंकि रेखीय समीकरण के द्वारा निकाला गया हल ही कहलाता आइडेंटिटी। तो मैंने बताया ये बिंदु हमें चुपचाप गोपनीय तरीके से मिली। अब हमने देखा x का मान 1 है तो y का मान 2, जो मिल गया वही बिंदु था। x का मान 0 है तो y का मान क्या था 4, ये से गुजर रहा है, और 1 2 और 0 4, ये बिंदु हमारा अंकित कर दिया जो मैंने अभी बताया। दूसरा था x का मान 5 था तो y का मान क्या था -1। ओके, x का मान 8 था तो y का मान 8 था तो y का मान क्या था 3। अब यहां से आप फिट खींचेंगे तो ये रेखा आपकी आकर के, आप चूंकि हमारा फिट इतना लंबा नहीं है कि मैं खींच सकूं, और ये रेखा आकर के ऐसे निकलेगी, और यहाँ भी ये भी रेखा कुछ आ रही थी, सॉरी यहाँ से ऐसे करके, तो ये भी रेखा, सॉरी मैं यहाँ से इसको खींच सकता हूँ, हमारी छुट्टी जगह, तो यहाँ से ऐसे गुजरती हुई ये रेखा जो है गुजर जाती है। देखिए, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि दोनों समीकरण की हमारी रेखा है वो कहाँ प्रतिच्छेद, इसको जहाँ प्रतिच्छेद किया वहां पर डॉट प्रोजेक्ट कर दिया, जहाँ प्रतिच्छेद किया उसको डॉट करने दिया बिंदु कहलाता है। अब उसको यहाँ पे अंकित करने का थोड़ा बड़ा करना, यहाँ पे जो बिंदु आपका आया था यहाँ पे अंकित करने का थोड़ा बड़ा करना। यहाँ पे बिंदु कौन सा आया था आपका, आपको ज्ञात होगा -1 वाला, और -1 और 5 था, तो कौन सा बिंदु था आपका, ये वाला था शायद, यहाँ यूनिट कर लें, यहाँ पे 8 और -3 था, यहाँ पे आया तो -5 -1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 8, -3 यहाँ पे। अब क्या करना है, अगला स्टेप होता है, जब हमारा प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया तो हम क्या लिखेंगे, इस समीकरण पे जो समीकरण जा रखा है किसका था, 2x धन 3y, आप अच्छी तरह लिख पाएंगे क्योंकि मुझे परेशानी हो पा रहे हैं, और ये समीकरण जो है वो है 5x + 7y = 90। जिस समीकरण की जो रेखा होती है उन समीकरण को यहाँ अंकित कर दिया जाता है। यहाँ आपको पैमाना राइट साइड के टॉप पर आप लिख सकते हैं पैमाना, पैमाना शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। ये परमाणु शब्द होगा x अक्ष पर, ये परमाणु शब्द होता है y अक्ष पर।
1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसको नहीं लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर की 1 इकाई कह सकते हैं या मात्रा कह सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अगर आप पहले जैसा मान रहे थे, पहला जैसा रखूंगा, यहाँ तो मान रहे थे 2 2 इस साइड एक्स पे और बाई को मान रहे थे 1 1, तो हम लिख सकते थे 1 सेंटीमीटर बराबर 2। तो आप कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आसानी से हम लोग सवाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे निकल के आ गई। अब हमारा जो सवाल होगी कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः प्रतिचिह्न अतः समीकरण का हल क्या होगा? x बराबर 1, x के 1 से x बराबर 2, 2 से क्या है, और y बराबर 1। प्रतिच्छेद क्या रहता है? इस विधि से मैंने आप लोगों को रैखिक समीकरण का हल करना बताया, जो आसान था, बताया। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया था? x का मान सॉरी पहले से ही था, मैं कंफ्यूज हो गया। और y की वैल्यू क्या आ गई? जो आ गई, जो बुक है y की वैल्यू 2, x की वैल्यू ये मान आप कर लें। अब आप नोटिस कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं बता रहा था कि मैं पहले सूचना बड़ी करा चुका हूँ, तो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से अवेलेबल करा दी थी। लेकिन चूँकि वीडियो मेरे काफ़ी लोग देखते हैं और ध्यान में रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो पर आपको कैसे इसका यूज़ हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे वो मैं यहाँ यूट्यूब पर भी दे दूँगा। ओके, तब P तथा Q के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के निकाय का अनंत हल? समीकरण है x के आगे a मान वैल्यू है, y की 3, c 5। तो अगर आप तुलना करेंगे, आप ऐसे लिख भी सकते हैं 2p - 1x + 3y = 5 की तुलना a1x b1y और c1 से करने पर a1 का मान क्या आ जाएगा? आपको पता हो जाएगा। a1 की वैल्यू जो आएगी y की 2p - 1, b1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3, चिन्ह ले लिया करें, c1 की वैल्यू आएगी, कॉमा लगा देंगे 5। उसी प्रकार से a2 की वैल्यू कितनी आएगी 3 और b2 उसी के नीचे a2 के नीचे b2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी q - 1, थोड़ा पीछे कर देंगे, और c2 की वैल्यू आएगी आपकी 5। अगर सॉरी यहाँ q आ रहा है, मैंने कॉपी कर दिया, तो इस 1/2। माय डियर स्टूडेंट, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप सवाल जो हल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अनंत हल के लिए सूत्र क्या होता है। तो अनंत हल के लिए यदि निकाय का अनंत हल होगा तब क्या होगा? a1/a2 का मान बराबर होगा b1/b2 का मान बराबर होगा c1। मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ? a1/a2 का मान बराबर नहीं होगा b1/b2 से, तो उसका होगा आदोती हल या एक हल या प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन अगर a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 की, तो फिर दो कंडीशन है, या तो ये c1 के बराबर होगा, c1 के बराबर नहीं होगा। अगर c1 के बराबर होता है तो अनंत हल होंगे, या बराबर नहीं होता है तो कोई हल नहीं होगा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका। अब इसमें मान क्या रखेंगे आपको? 2p - 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा 3। मैंने ग्रुप ऐसे लिखा था ताकि व्यवस्थित आ सके। यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन q - 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन, चेक कर लीजिए 2p - 1 3 5 3 q - 1 2। अब माय डियर स्टूडेंट, आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ अननोन नंबर है, यहाँ अननोन नंबर है, लेकिन यह मान नोन नंबर है। तो आपको क्या करना है? इस ज्ञात संख्या का जोड़ा इन दोनों, ये मान इसके बराबर, ये मान इसके बराबर, तो ये वाला मान इन दोनों के बराबर होगा, तो कोई भी एक मान दोनों के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नोन नंबर माने 5/2 एक किया जाए 3/q - 1 = 5/2। तो इस नोन नंबर की वैल्यू जो है, जो अपना क्या रहा अचर संख्या का जोड़ा हम दोनों के साथ बना करके दोनों से वैल्यू निकाल दें, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू p की निकालनी, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका यहाँ होगा तो 2p - 1 बराबर 3 का मान यहाँ पे होगा 5 में। आगे चलेंगे यहाँ पे बना कर लेंगे, तो 3 × 2 बराबर 5, यहाँ हो जाएगा q - 1। एक बार चेक कर लें तो गलती ना हो जाए इसका, चूंकि यहाँ मान है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4p - 2 = 5 या 15, 3 दूनी 6 बराबर 5q -5 = 5। आगे हम करेंगे, वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे, अननोन को एक साइड रखेंगे, 4p
इज इक्वल टू 15 प्लस 2, कोई डाउट? ठीक, यहाँ पे क्या जाएगा 6 प्लस 5 बराबर 5 क्यू। आगे वैल्यू क्या आ जाएगी पी आ जाएगा, पी के साथ गुणा में घटे में आ जाएगा 4, 15 2 17। इसके बाद आ जाएगा क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप देख लीजिए, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11/5 बराबर क्यू। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई, पी बराबर 17/4 और क्यू बराबर आपका 11/5। अतः क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा, अतः पी तथा क्यू के क्रमशः मान 17/4 और 11/5 होंगे। इस तरह से आप वैल्यू दोनों की निकाल सकते हैं। अनंत में ही हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि अनंत में तीनों मान बराबर होते हैं। सवाल सेट करके दिया जाएगा, एक नोन नंबर दिया जाएगा, 2 अननोन नंबर होंगे। इसी प्रकार से आप दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। राइट डाउन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया मुझे लगा कि उसको करानी जरूरी है, मैंने क्वेश्चन पर ध्यान दिया तो मुझे लगा इसकी जरूरत है। आइए तुलना करते हैं, इसमें बात करेंगे। इसमें समीकरण समीकरण तुलना a1x b1y बराबर c1, a2x b2y और c2 से करने पर a1 बराबर आ जाएगा, आपको पता है 2, b1 बराबर आ जाएगा 3 और c1 बराबर आ जाएगा 7। a2 कठिन है, p प्लस q प्लस 1, ठीक। b2 कितना है p प्लस 2q प्लस 2। घबराएं मत, बल्कि धैर्य धारण करें। धैर्य धारण करने से बहुत ही सरल तरीके से हम लोग मिलाएं। कंडीशन आपको पता है, कंडीशन आपकी होती है अनंत हल है, यदि अनंत हल है तो क्या होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जैसे आपको बता रखें या आप जान रखें इसकी चीज की आप स्थिति को समझ सकते हैं। सो आपकी मुख्यतः बात पे आ जाएंगे प्रोफेसर। a1 का क्या है, a1 की वैल्यू जो है वो आपकी 2 अपॉन p क्यू 1, p प्लस क्यू प्लस 1 ये वैल्यू आ जाएगी। 3 वैल्यू आपकी यहाँ पे, 3 के नीचे क्या जाएगा आपको पता है, p प्लस 2q प्लस 2। अब आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू जो क्या है आपकी यहाँ पे 7 है, 7 आ जाएगा। सबका ध्यान रखें 4 p प्लस क्यू प्लस 1। कोई डाउट चेक कर ले। 2 3 7 2 3 7 p क्यू 1 p 2q 2 और 4 p क्यू प्लस 1। आगे आप चलेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, चूंकि इसका p धन q धन 1 इज इक्वल टू 3 p धन 2q प्लस 2 इज इक्वल टू 7 को निपटा देंगे तो 4p 4q प्लस 1। ये मान आपको दिखाई पड़ रहा है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर बहुत बड़ा होगा। माय डियर स्टूडेंट, अननोन नंबर देखो pq है, अननोन नंबर pq है, अननोन नंबर pq है। आपको क्या करना है, जो सरल दिख रहा है, ये कठिन है थोड़ा, ये कठिन है, ये सरल दिख रहा है, इस सरल वाले मान को जब तीनों मान में कुछ इस तरह से स्थिति हो जाती है तो सरल वाले मान का जोड़ा बनाने कैसे बनाएंगे, 2 p प्लस q प्लस 1 बराबर 3 p प्लस 2q प्लस 1। सरल वाले का मान का जोड़ा बनाना, एक आ जाएगा, इसी को फिर दोबारा लिखेंगे 2 p प्लस q प्लस 1 बराबर 7 4p प्लस 4q प्लस 1। चूंकि आपकी वीडियो कट गई होगी कुछ, हमें लग रहा पीछे साइड में, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपने क्या किया, इस वाले का इसके साथ जोड़ा 1 बन गया, इसके साथ इसका जोड़ा बन गया 1 जोड़। अब इन दोनों को हल करने के बाद एक समीकरण बनेगा p और q, क्योंकि वैल्यू अगर होती तो वैल्यू निकल जाती या फिर अलग अलग होती तो भी निकल जाती। तो उन्होंने कुछ इस तरह से एडजस्ट किया है कि एक समीकरण बन गया। तो ऐसा है कि आप यहाँ पे आप नोट इट डाउन कर लें, आगे फिर रब करके नोट पे आगे। तो मैंने बताया कि किस तरह से क्या करना है। अब आपका स्टाफ आ गया, अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ ले जाए, इसको यहाँ ले जाए, यहाँ इसको यहाँ ले जाए, इसको यहाँ ले जाए, 2 के पास ले आएंगे तो 2 आप यहाँ पे लिखेंगे, 2 क्या जाएगा p प्लस 2q प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू ले जाएंगे 3। मैंने कहा सवाल सेट है, सवाल जो दिया जाता है बोर्ड के द्वारा वो सेट करके दिया जाता है। आप अगर करना चाहें तो इस मान को छोड़ दें, पहले से मान को भी कर सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है, आप पहले वाले मान को ले लें उसको कर दें। आगे हम करेंगे 2p
2 दूनी 4 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 बराबर 3p प्लस 3 एकम 3 क्यूब प्लस 3 एकम 3। जहाँ पे p की वैल्यू बड़ी इस साइड है तो वैल्यू इस साइड ट्रांसफर हो गई, इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 3p माइनस जो हो जाएगा 2p प्लस 3q माइनस 4q 1 2 3 4 1 2 1 2 3 3 में से 3p में से 2p यहाँ पे डिडक्ट हो गया, 3q में से 4q यहाँ डिडक्ट हो गया, 4 में से 3 यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि पहला वाला मान होता है अगर जहाँ बड़ा होता वहाँ ट्रांसफर होगा। 4 में से 3 गया कितना बचा 1 बराबर 3 में से 2 गया कितना बचा p और ये बचा माइनस q, क्या आ गया p माइनस बदल दे पूरा इज इक्वल टू 1। इसको हम कहेंगे समीकरण 8। आसानी से आ गया ना, मैंने बताया। मैं पहले आपको बता दिया था कि यह दो घात समीकरण सॉरी युगपत समीकरण बन जाएगा, इसमें दो चर वाला बन जाएगा। अब इसी तरह से आप सवाल दूसरे को उठाएंगे, 2/p प्लस q प्लस 1 वैल्यू या फिर आप सीधा कर सकते हैं या फिर इसको ऐसा एक बार लिख लें बराबर आपका क्या है शायद वहाँ पे 7p प्लस 4p 4q प्लस 1। यहाँ पे वही मल्टीप्लिकेशन आएगा, आपको बता रखा है, यहाँ गुणा करेंगे 2 4p प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू 7p प्लस q प्लस 1। मल्टीप्लाई से 2 4 2 8p 4 दूनी 8q प्लस 2 एकम 2 7p 7q प्लस 6। मान बड़ा p का है तो ये दोनों मान आपके यहाँ आएंगे। यहाँ हम बोर्ड को साफ किए रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 8p 7p यहाँ से तो हट जाएगा माइनस 7p। यहाँ क्या रखा 8q, यहाँ कितना है 7q है तो माइनस 7q बराबर यहाँ कितना था 7, वहाँ से 2 आएगा माइनस 2, यहाँ प्लस में था 2 चौके 8 2 चौके 8 2 एकम 2 7 एकम 7 7 एकम 1 7। अब आ जाएगा ये p प्लस q इज इक्वल टू ये आपका दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं। दोनों मान बराबर है, q का मान बराबर है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ना। कोई सवाल कठिन नहीं था, पहले समझ लिया करो कि अगर किसी में दो चर आ रहे हैं x y तो निश्चित है कि अंत में वो दो चर वाला समीकरण बन जाएगा, दो रेखीय समीकरण बन जाएगा या युगपत समीकरण बन जाएगा आराम से। तो पहले मैं क्या लिखूंगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5 हल करेंगे, यहाँ भाजित हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 6 p इज इक्वल टू 6/2 बांटेंगे 3 p बराबर 3, p की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3, इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा -3 -3 में से जाएगा तो जाएगा -2 माइनस माइनस कर जाएगा q बराबर 2। अब आगे लिख कर लें, बड़े आसानी से सवाल आ गए जो आपको कठिन लगा तो कोई टेंशन नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग माय हार्ड वर्क, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ। तो ऐसे स्थिति में आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन देना ना भूलें, ताकि मैं और मेरी फैमिली में जो भी मेरे बच्चे हैं मिस्टर राज दीक्षित ऋतु दीक्षित ये लोग बहुत वर्क करके इसको प्रिपेयर कराते हैं ताकि ये अच्छा हो सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।